हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी का एलपीजी पॉलिसी। उसके ऊपर हम लोग अब टॉपिक डिस्कस करेंगे आउटसोर्सिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो भी हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए थे उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स, उसके फेवर में क्या हुआ, उसमें क्या अच्छा किया और क्या उसके ड्रॉबैक्स रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि जब हम अपना काम बाहर से कराते हैं, बाहर से इन द सेंस कि जब हम किसी और कंट्री से अपना काम कराते हैं। तो आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता था, जो बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज थी वो इंडिया से काम करा लेती थी। जैसे अगर किसी इंडस्ट्री को या किसी कंपनी को रिकॉर्ड कीपिंग करानी है, अकाउंटेंसी का काम करना है या कस्टमर केयर सर्विसेज देनी है, टीचिंग करानी है, क्लिनिकल एडवाइस देनी है, इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे मेंशन भी हैं कि अगर कुछ ऐसे काम कराने और भी बहुत सारे काम है एक्सेट्रा, तो वो सारे काम जो है खुद कंपनी ना करके जो ऑलरेडी पहले कंपनी करती थी उसका टाइम बचा लिया, उसका पैसा बचा लिया, वो किसी और से करा लिया। जब वो इतना ज़्यादा अटेंशन पे करने के काम नहीं है, ये कोई और कर रहा है आपके लिए, तो आप जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं आपकी कंपनी में आप उसमें ज़्यादा कर सकते हो। तो इसीलिए आउटसोर्सिंग को बहुत ज़्यादा फेवर मिला था जिस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन आया था। तो बाहर की जितनी भी कंपनीज थी, ज़्यादातर कंपनीज जो है इंडिया से अपना काम आउटसोर्स करा लेती थी। अब वो इंडिया से क्यों कराती थी? इंडिया से इसलिए कराती थी कि उनको इंडिया के अंदर चीप सर्विस और जो यहाँ की स्किल्स थी वो अच्छी थी और सस्ते में मिल जाती थी। यहाँ के लोग काम करने में बहुत अच्छे थे, स्किल एंड एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, बट बहुत ज़्यादा पैसा डिमांडिंग नहीं थे, तो चीप सर्विसेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ एन इमर्जिंग बिजनेस एक्टिविटी। आजकल एक बिजनेस चल रहा है, बीपीओज, एमएनसीज वगैरह का जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें काम करते हैं। आउटसोर्सिंग में होता क्या है, कंपनी हायर्स अ रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर से अपनी कोई रेगुलर सर्विस करा ली, ठीक है। और तीसरा क्या है, मोस्टली एमएनसीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया बिकॉज ऑफ चीपर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज विद रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी इज प्रोवाइडेड इन इंडिया। और ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आउटसोर्सिंग को इंडियंस ने फेवर किया था क्योंकि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो इससे बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हुई थी, लेकिन डेवलप्ड नेशंस इसका फेवर नहीं करती थी क्योंकि वहाँ का काम जो है वो कम हो गया, क्योंकि वहाँ जो काम वहाँ के लोग करते थे वो अब यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसीलिए वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आने लग गई थी। इसीलिए डेवलप्ड नेशंस जो है इसको फेवर नहीं करती थी, इसके अगेंस्ट होती थी। यहाँ आउटसोर्सिंग खत्म होता है, अब आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से समझ में आता है वर्ल्ड ट्रेड, पूरे दुनिया आपस में ट्रेडिंग कर रही है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार की। क्यों तैयार की गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? बहुत सारी कंट्रीज इसकी मेंबर बनी थी, हमारी इंडिया भी उसकी मेंबर थी, और इवन जब स्टार्ट हुआ था तब इंडिया हमारी उसकी मेंबर जरूर रही थी। तो इसका पर्पस ये था कि कोई भी नेशन जो है एक दूसरे पे बेफालतू के रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए। काम चल रहा है, अगर हाँ कोई जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन है तो समझ में आता है, बट अपना फायदा करने के लिए, दूसरे नेशन का नुकसान करने के लिए ट्रेडिंग में कोई एक्स्ट्रा कोई टैरिफ ना लगा दे, कोई ट्रेड बैरियर्स ना लगा दे, है ना, कोई कोटा सिस्टम ना लगा दे, तो इन सब चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग जो रहती थी वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही लेते थे। तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि पर्पस क्या था, एस्टैब्लिश अ प्लेटफॉर्म इन विच nations cannot place unreasonable restrictions on trade and provides equal opportunities to all the countries in the international market. Establishment कब हुई थी इसकी? 1995 में as a successor organization to the GATT. GATT क्या है? General Agreement on Trade and Tariff. पहले ये जनरल एग्रीमेंट रहता था ट्रेड और टैरिफ पे, बट फिर उसको कन्वर्ट करके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। And India was a very important member, is a very important member. India has been in the front position of framing fair global rules. जो भी ग्लोबल रूल्स बनाए गए थे जो सारी कंट्रीज को फॉलो करने थे, तो उसके अंदर इंडिया का भी हाथ था। इंडिया भी उसकी इनिशियल मेंबर्स में रही। और क्यों रही? क्योंकि इंडिया ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा, बिकॉज इंडिया वॉज अ डेवलपिंग कंट्री एंड इंडिया वॉज ऑल्सो इन नीड ऑफ इट कि कहीं कोई डेवलप्ड कंट्री उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, बिकॉज टू एडवोकेट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब फंक्शंस क्या हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के? पहला फंक्शन उसका है फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। कि इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग बढ़ा सकें बाय रिमूविंग द टैरिफ, टैक्सेस, टैरिफ बोलते हैं टैक्सेस को, जो भी हम लोग इम्पोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा रहे हैं, और एल्स
नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कोटा वगैरह हम लोग लगा लेते हैं क्वांटम पे कि कितनी क्वांटिटी से ज़्यादा आप कमोडिटी नहीं ले सकते या नहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते। तो पहला था फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। दूसरा है इंक्रीज ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल द मेंबर कंट्रीज। मार्केट एक्सेस का मतलब क्या है कि हमारी कंपनी जो यहाँ पर बेच रही है उसको और मार्केट मिल जाए जहाँ पे वो अपना सामान बेच सके, अपनी कमोडिटी या सर्विसेज को बाहर प्रोवाइड करा सके। तो बाहर के देशों में भी जाके उन्होंने अपनी मार्केट को बढ़ाया। इसको आप FIRE करके भी याद कर सकते हैं। आर रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। ऑब्वियसली जब हम लोगों का यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। एंड व्हेन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन वी यूटिलाइज द रिसोर्सेज वेरी ऑप्टिमली। हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देते। एंड दिस वाज द मेन फंक्शन ऑफ WTO कि सारे वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करें, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं और अपनी चीज को अपने देश के अलावा बाहर भी हम लोग उसको बेचें। एंड लास्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एंड दिस इज द वेरी मेन कि हम अपने प्रोडक्शन के साथ साथ अपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा, पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को अफेक्ट करेगा, वर्ल्ड के रिसोर्सेज को अफेक्ट करेगा। ये थे फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारा आ जाता है इकोनॉमिक पॉलिसी के फेवर में या उसके अगेंस्ट में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लेकर आए थे उसके क्या क्या फेवरेबल चीज़ें थी, क्या उसके फेवर में गया था। तो सबसे पहला है हमारा लोअर इन्फ्लेशन। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, LARGE करके याद कर सकते हैं, लोअर इन्फ्लेशन। एडिशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ये हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे। जितनी चीजें आप पिछली वीडियोस में देख कर आए हैं उसी में से ही उसका निचोड़ है। जितना चीजें आप पिछले पार्ट 4 तक पढ़ के आए हैं उसी का ही एक निचोड़ है कि क्या क्या अच्छा हुआ उससे और क्या क्या नुकसान हुआ। तो इन्फ्लेशन कम हुआ क्योंकि हमारी प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो रहा था, इसलिए हम लोग IMF ने हम लोगों को बोला था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के लिए। तो उससे हमें फायदा मिला। जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, टैक्स रिफॉर्म्स आए, टैक्सेस को भी हम लोगों ने चेंज किया, कम किया, और जितने भी हम लोग अलग रिफॉर्म्स लेके आए तो हमारे इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता। इन्फ्लेशन कम हुआ, लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास सप्लाई थी। सिर्फ यहाँ से क्या, यहाँ भी हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, प्लस हम इम्पोर्ट भी कर सकते थे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो हमारा जो इन्फ्लेशन था वो भी हमारा कम हुआ। ये आप देख सकते हैं 1990-91 में 17% और 2012-13 में 7.6%। एडिशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए थे, हमारा BOP गड़बड़ हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे हमारे वो भी ठीक हुए BOP की वजह से। जब हमारे पास पैसा आने लगा तो हमारे रिजर्व्स भी बढ़े, क्योंकि अब हम लोगों ने क्या किया, एक्सपोर्ट को भी हम लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे हम बनाते थे, ग्लोबलाइज कर रहे थे, बाहर की मार्केट को एक्सेस कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, तो बदले में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो वो रिजर्व भी हमारे कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे। थर्ड, राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बाहर के लोग यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको अब यहाँ पे फायदा मिल रहा था। यहाँ पे चीप लेबर, अच्छी मार्केट, तो यहाँ पे अच्छा कंपटीशन वो दे रहे थे, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को अच्छा प्रॉफिट वो लोग ले रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन सब में भी बहुत ज़्यादा हमारा इंक्रीज हुआ था जो इन्वेस्टमेंट हुआ बाहर से। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे आ गया ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड इंडिया एक्सपीरियंस्ड ह्यूज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। कौन कौन सी चीजों में, ऑटो पार्ट्स, IT, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग गुड्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर ही बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी बाहर से लाने लग गए थे ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन हो गया था, ग्लोबलाइजेशन हो गया था, एंड इवन प्राइवेटाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आया, तो जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे बनाई इसका एक्सपोर्ट्स हम लोगों ने करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बढ़ा। लेकिन अब आप यहाँ इस ग्राफ को समझो, एग्रीकल्चर इज ऑफ ब्लू लाइन, इंडस्ट्री ऑफ ग्रीन लाइन एंड सर्विसेज ऑफ रेड लाइन। अब आप देखो एग्रीकल्चर हमारा क्या हो रहा है, अगर हम 1980-91 से अगर 2014-2015 तक देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो उसका जो कंट्रीब्यूशन था हमारे GDP के अंदर, क्योंकि हम ग्रोथ रेट देख रहे हैं, ग्रोथ रेट देखने के लिए हमारे पास एक ही इंडिकेटर है अभी तक, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से जा रहा था वो कम हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी देखो ग्रीन वाला, वो भी डिक्लाइन ही हो रहा है। लेकिन इफ वी सी ऑफ द सेकंड सर्विस सेक्टर, वो हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा था, सर्विस सेक्टर वाला हमारा इंक्रीज हुआ। तो द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6% during 1980 to 1990 to 8.2% during 2007-12. But the growth of agriculture and industrial sector has declined and the growth of service sector has gone up. तो ये कहीं ना कहीं से क्रिटिसिज्म में भी आ जाता है कि इन्होंने सिर्फ सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे जिस पे हमारे यहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती थी उसमें इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उसकी ग्रोथ में डिक्रीमेंट हुआ। अब ये हमारे आ जाते हैं क्रिटिसिज्म कि अब हम इसके फेवर में कहाँ पे नहीं हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, DETAIL, डिटेल। आप इसको इस तरह से करके याद कर सकते हैं, डिटेल, डिसइन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लॉपसाइडेड ग्रोथ। अब इन सब चीज़ों में क्या क्या हम लोग को दिक्कत हुई ये हम देखते हैं। पहला डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया था प्राइवेट सेक्टर को। डिसइन्वेस्टमेंट, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है, जब हम बेचते हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट। हम जब डिसइन्वेस्टमेंट इज अ वर्ड which is used for the government only when government sells its part of their ownership, its part of their company to their private sectors. इसका रिजल्ट क्या हुआ? हम लोगों ने सोचा था कि हम लगभग 56,000 करोड़ रुपीस कमा लेंगे अपनी चीजें बेच के, बट अचीवमेंट कितना हुआ? सिर्फ 34,500। तो हमारा टारगेट फेल हो गया था। दूसरा, जो हम लोगों ने एसेट्स बेची, अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की एसेट्स बेची, उनको कम रेट पे बेच दिया, अंडर वैल्यू करके बेचा उनको। तीसरा, फॉल्टी एलोकेशन। फॉल्टी एलोकेशन का मतलब जो पैसा वहां से आया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, बेचा, बेचने से जो प्रोसीड्स आए, प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जो बेचने के बाद पैसा आया, उस पैसे को पुराने रेवेन्यू के शॉर्टेज को पूरा करने में लगा दिया, रेदर देन कि हम अपनी कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करते। हमने कुछ डेवलपमेंट में नहीं लगाया, पुराने शॉर्टेज को पूरा करते रहे। तो ये हमारा बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑल्दो हमने देखा, अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी थी, जीडीपी बढ़ा था, लेकिन क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ था, टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, तो हमारे कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट तो बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो थी वो कम हो गई। थर्ड आ जाता है टैक्सेशन रिफॉर्म्स। टैक्सेशन रिफॉर्म्स हम लोगों ने लाए थे इसलिए कि लोग टैक्स को जो है पे करें, टैक्स इवेजन कम हो, मतलब कर टैक्स की चोरी कम हो, कर मतलब टैक्स, कर की चोरी कम हो, टैक्स रेट कम कर दिया गया, प्रोसीजर इजी कर दिया गया, जो आप लास्ट पुरानी वीडियोस में देख के भी आए होंगे। लेकिन स्टिल हमारा कहीं ना कहीं टैक्स कर्व नहीं हुआ। अब जब टैक्स इवेजन कर्व नहीं हुआ, टैक्स इवेजन, लोग अभी भी पैसा चोरी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज क्या हुए? अल्टीमेटली कम हो गए। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज नहीं बढ़े, और इसकी वजह से जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट या वेलफेयर एक्टिविटी भी नहीं कर पा रही थी। एग्रीकल्चर पे क्या क्या इफेक्ट पड़े और इंडस्ट्रीज पे क्या क्या इफेक्ट पड़े? एग्रीकल्चर पे हमारे इफेक्ट पड़े कि देखो हमारे एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने दे रखा था वो कम हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई, तो बाहर से क्रॉप्स आते थे वो हमें कंपटीशन देते थे। कैश क्रॉप्स में हो गए क्योंकि अब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैश क्रॉप्स हम लोग बना रहे हैं, फूड क्रॉप कम बना रहे हैं, फूड क्रॉप कम बना रहे हैं तो वो महंगे हो रहे हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी थी, जो क्योंकि सरकार के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो कम किए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार खर्चा करती थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि अगर या हम सब्सिडीज की ही बात कर लें, जो भी हमारे इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, इन सब फैसिलिटीज के ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो गया था। आप देख सकते हैं इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेजेस, इन सब में कम हो गया था, जिसकी वजह से हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो था, लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह साथ में चाहिए थे, जिसमें गवर्नमेंट अब हेल्प नहीं कर रही थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस चला गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी चली गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई, तो हमें कंपटीशन, इंटरनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिला। कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी थी, तो यहाँ के जो फूड ग्रेन्स थे क्योंकि वो हम कम बनाते थे, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब फर्टिलाइजर सब्सिडी हट गई तो उसका कॉस्ट बढ़ गया, बाहर महंगा बेचने लग गए, और जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे उनको वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की थी वो अब कम हो गई थी। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों का स्लो डाउन हो गया था, इंपोर्टेड गुड्स बाहर से आते थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी हमारी अच्छी नहीं थी, इंपोर्टेड गुड्स जो आते थे उन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे दिया था, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए गए थे, हटा दिए गए थे। और लॉपसाइडेड ग्रोथ में अगर देखें तो हम देख सकते हैं
जो भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आप सभी से कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कोई ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उसका जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कम हो रहा था और सर्विस सेक्टर ज़्यादा हो रहा था, जबकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन इन दोनों में लगी हुई थी। यहाँ आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं, मेरा टाइम भी थोड़ा सा यहाँ पे पूरा होता है। सो ऑल द बेस्ट।